वेलकम टू बीएल रिकैप हब। सारी दुनिया में अब इंसान और डायनासोर साथ रह रहे हैं, लेकिन ये साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। समुद्र के बीचों बीच मछुआरों का एक समूह नाव पर सफर कर रहा होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से एक विशाल मोसासौर बाहर निकलता है। वह अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और पूरी नाव को ही निगल जाता है। सभी मछुआरे ठंडे और गहरे समुद्र में गिर जाते हैं, जबकि मोसासौर वापस अंधेरी गहराइयों में गायब हो जाता है। इस्ला न्यूब्लार पर ज्वालामुखी फटे हुए अब 4 साल बीत चुके हैं। उसी तबाही ने जुरासिक वर्ल्ड को खत्म कर दिया था और डायनासोरों को जंगलों में भागने पर मजबूर कर दिया था। अब ये जीव दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों के साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच डर और संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच बायोसाइन जेनेटिक्स नाम की एक बड़ी कंपनी इटली के खूबसूरत डोलोमाइट पहाड़ों में एक विशाल डायनासोर अभयारण्य चला रही है। कंपनी का कहना है कि वह विज्ञान के लिए रिसर्च कर रही है, लेकिन उसके अंदर कई गहरे राज छिपे हुए हैं। दुनिया भर में एक और खबर फैल चुकी है कि एक छोटी लड़की गायब हो गई है। उसका नाम मेजी लॉकवुड है। वह कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक इंसानी क्लोन है। उसे बायोसाइन के वैज्ञानिकों ने गुपचुप तरीके से बनाया था। वह आनुवंशिक रूप से शार्लेट लॉकवुड जैसी ही है, जो बेंजामिन लॉकवुड की बेटी थी और जिसने जुरासिक पार्क बनाने में मदद की थी। अब पूरी दुनिया मेजी को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ क्लेयर डेयरिंग अब उन डायनासोरों को बचाने के मिशन पर काम कर रही है, जिन्हें अवैध तरीके से खरीदा और बेचा जा रहा है। वह अपनी दोस्त जिया के साथ एक छिपे हुए अवैध ब्रीडिंग सेंटर में चुपके से घुस जाती है। वहां दोनों डायनासोरों की बेहद खराब हालत का वीडियो बनाती हैं। उसी अंधेरे गोदाम में उन्हें एक छोटा ट्राइसेरेटॉप्स का बच्चा दिखाई देता है, जिसे सबसे अलग अकेले बंद करके रखा गया है। जिया तुरंत समझ जाती है कि वह बच्चा बहुत बीमार है और जल्द मर सकता है। क्लेयर फैसला करती है कि वह सरकार का इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि मदद आने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए दोनों मिलकर उस छोटे ट्राइसेराटॉप्स के पिंजरे को बाहर खींचती हैं और अपने दोस्त फ्रैंकलिन को बुलाती हैं ताकि वे उसे वैन में रख सकें। लेकिन जैसे ही वे निकलने लगते हैं, वहाँ के अपराधी पहुँच जाते हैं। क्लेयर तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठती है और तेजी से गाड़ी भगाती है। अपराधियों के 2 पिकअप ट्रक उनका पीछा करने लगते हैं। अपनी समझदारी दिखाते हुए क्लेयर वैन को ट्राइसेराटॉप्स के एक बड़े झुंड के बीच ले जाती है। विशाल डायनासोर अपराधियों के ट्रकों से टकरा जाते हैं और उनका रास्ता रोक देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लेयर और उसके दोस्त वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। उधर नेवाडा के पहाड़ों में ओवेन ग्रेडी घोड़े पर सवार होकर पैरासोरोलोफस डायनासोरों के झुंड को सुरक्षित जगह तक पहुंचा रहा होता है। रास्ते में एक डायनासोर झुंड से अलग हो जाता है। ओवेन शांति से रस्सी निकालता है और फंदा बनाकर उस डरे हुए जानवर को एक पेड़ से बांध देता है। वह धीरे धीरे उससे बात करता है और उसका भरोसा जीत लेता है। फिर सावधानी से उसे वापस उसके झुंड तक पहुंचा देता है। पहाड़ों के बीच छिपी एक छोटी सी झोपड़ी में मेजी लॉकवुड छिपकर रह रही है। वह बाहर खुलकर नहीं जा सकती, क्योंकि दुनिया भर के लोग उसे खोज रहे हैं। लेकिन मेजी का स्वभाव काफी जिद्दी और साहसी है, इसलिए वह कई बार चुपके से अपनी साइकिल लेकर पास के शहर घूमने चली जाती है, जबकि यह उसके लिए बेहद खतरनाक है। बेंजामिन लॉकवुड की मौत के बाद क्लेयर ने मेजी की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली है। वह हर हाल में मेजी को सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन मेजी अंदर से दुखी रहती है। उसे लगता है कि क्योंकि वह एक क्लोन है, इसलिए वह कोई असली इंसान नहीं है। क्लेयर उसे प्यार से गले लगाती है और समझाती है कि क्लोन होने से वह किसी भी तरह कम खास नहीं हो जाती। जब ओवेन घर लौटता है तो क्लेयर उसे चूम कर स्वागत करती है और बताती है कि मेजी फिर से शहर चली गई थी। दोनों एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेजी को हमेशा छिपाकर रखना संभव नहीं है। केबिन के पास ही ब्लू नाम की वेलोसिरैप्टर अपने बच्चे बेटा के साथ रह रही है। बेटा पूरी तरह ब्लू जैसी ही है। ब्लू अपने बच्चे को शिकार करना सिखाने की कोशिश करती है। वह उसके सामने एक खरगोश रखती है ताकि बेटा सीख सके कि शिकार कैसे किया जाता है। लेकिन तभी अचानक एक भेड़िया आता है और खरगोश को उठाकर ले जाता है। बेटा बस हैरानी से उसे देखती। उसी रात रेन नाम का एक आदमी अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा होता है। वह काफी समय से ओवेन का पीछा कर रहा था और अब उसने मेजी के साथ साथ ब्लू और उसके बच्चे को भी ढूंढ लिया है। वह सारी जानकारी अपने बॉस को दे देता है और उनकी योजना शुरू हो जाती है। दूर टेक्सास में 2 छोटे बच्चे अपने परिवार की मुर्गियों की देखभाल कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक अजीब और बड़े कीड़े पर पड़ती है, जो लकड़ी की बाड़ पर बैठा होता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, खेतों से लाखों विशाल टिड्डे काले बादल की तरह निकल पड़ते हैं और
खेतों में मौजूद हर पौधे को खा जाते हैं। बच्चे डर कर भागते हैं और खलिहान में छिप जाते हैं। वे तब तक वहीं छिपे रहते हैं जब तक टिड्डों का झुंड वहां से चला नहीं जाता। अगले दिन इस घटना की जांच करने के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर एली सैटलर को बुलाया जाता है। डॉक्टर एली सैटलर को जांच के दौरान पता चलता है कि ये विशाल टिड्डियां अब तक 60 से भी ज्यादा खेतों को बर्बाद कर चुकी हैं। लेकिन तभी उसे एक बहुत अजीब बात दिखाई देती है। एक खेत पूरी तरह सुरक्षित है, वहाँ का एक भी पौधा खराब नहीं हुआ। जब एली इसकी जांच करती है तो उसे पता चलता है कि उस खेत में बायोसाइन के बनाए हुए बीज इस्तेमाल किए गए थे। एली अपने पुराने दोस्त डॉक्टर एलन ग्रांट से मिलने यूटाह जाती है। वह एलन को उन विशाल टिड्डियों में से एक दिखाती है। एलन उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था। एली उसे समझाती है कि अगर ये कीड़े इसी तरह फैलते रहे तो दुनिया भर में लाखों लोग भूख से मर सकते हैं। इसलिए वह एलन से कहती है कि वह उसके साथ बायोसिन के हेडक्वार्टर्स चले ताकि वे वहां से डीएनए का सैंपल चुरा सकें और साबित कर सकें कि इस पूरी तबाही के पीछे कंपनी का हाथ है। उधर केबिन के बाहर मेजी खुद को गर्म रखने के लिए छोटी सी आग जलाती है। तभी उसे पेड़ों के बीच कुछ दिखाई देता है। वह बेटा होती है जो चुपचाप उसे देख रही होती है। जैसे ही मेजी धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है, अंधेरे से ब्लू बाहर आ जाती है। उसी समय ओवेन भी चुपके से बाहर आता है और मेजी से कहता है कि वह बिल्कुल हिले नहीं। ओवेन धीरे धीरे ब्लू के पास जाता है। ब्लू उसे पहचानती है और फिर जंगल की तरफ बढ़ जाती है। ओवेन उसके पीछे जाता है और मेजी से कहता है कि वह वापस केबिन के अंदर चली जाए और इंतजार करे। लेकिन मेजी अब परेशान और गुस्से में है। उसे हर समय आदेश सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वह अपनी साइकिल उठाती है और अकेले जंगल के रास्ते निकल जाती है। उसे नहीं पता कि रेन पेड़ों के पीछे छिपकर उस पर नजर रख रहा है। रेन तुरंत अपराधियों से संपर्क करता है और उन्हें मेजी की लोकेशन बता देता है। उसी दौरान जंगल में शिकारी अचानक हमला कर देते हैं। वे बेटा पर जाल फेंककर उसे पकड़ लेते हैं। ब्लू अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ती है, लेकिन शिकारी उसे चट्टान से नीचे गिरा देते हैं। ओवेन दूर से ब्लू की दर्द भरी आवाजें सुनता है, लेकिन वह बहुत दूर होता है और कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ मेजी अपनी बाइक से पुल पार कर रही होती है। तभी अपराधी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। ओवेन दूर खड़ा सब कुछ देखता रह जाता है। वह तुरंत भागकर केबिन लौटता है और क्लेयर को बताता है कि मेजी को उठा लिया गया है। वह अपनी बंदूक उठाता है और उनका पीछा करने की तैयारी करता है। अभी ब्लू केबिन के दरवाजे पर आती है। उसकी आंखों में डर और अपने बच्चे को खोने का दर्द साफ दिखाई देता है। ओवेन उससे वादा करता है कि वह बेटा को वापस लेकर आएगा। क्लेयर मदद के लिए फ्रैंकलिन को फोन करती है। फ्रैंकलिन अपनी कंप्यूटर स्किल्स की मदद से शिकारी रेन का पता लगा लेता है। वह बताता है कि उसके कुछ अंडरकवर एजेंट्स उस अपराधी गिरोह के अंदर ही काम कर रहे हैं और वे रेन तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद ओवेन और क्लेयर इटली के माल्टा शहर पहुंचते हैं, जहां डायनासोरों का इलीगल व्यापार चल रहा होता है। वहां उनकी मुलाकात अपने पुराने साथी बैरी से होती है। बैरी उन्हें एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में ले जाता है। ये एक छिपा हुआ अखाड़ा होता है जहां अपराधी पैसे के लिए डायनासोरों को आपस में लड़ाते हैं और लोग बैठकर तमाशा देखते हैं। जगह बेहद खतरनाक और हिंसक होती है। वहीं ओवेन और क्लेयर की मुलाकात केला डब्ल्यू